गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भारत और यूएसए के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब आप लोग जानते होंगे कि आज के टाइम के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आजकल की जो जनरेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का, एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करना डेफिनेटली दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। बट हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिलता है कि यहाँ पे चाइना का कंट्रोल स्ट्रेटेजिक मेटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भारत और यूएस तो साथ आए ही हैं, बट एट द सेम टाइम आपके जो क्वाड मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, इनके बीच में भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, उनकी सप्लाई चेन को और स्मूथ करने के लिए ये आपके इनिशिएटिव्स आपके बीच में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक यूएसए का और भी इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। आई एम वेरी श्योर आप सबने पैक्स सिलिका के बारे में सुना होगा। कुछ मंथ्स पहले मैंने आप लोगों के साथ पैक्स सिलिका के बारे में डिस्कशन किया था। दरअसल में ये जो वर्ड है ना पैक्स सिलिका, ये वर्ड दो शब्दों से आया है, पैक्स एंड सिलिका। पैक्स का मतलब होता है शांति, पीस, और जब मैं बात करता हूं आपके सिलिका की, सिलिका वर्ड आया है सिलिकॉन से। और सिलिकॉन आप जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के टाइम सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, जो कि एआई, मॉडर्न कंप्यूटिंग, इन सब के अंदर इस्तेमाल होता है। अब यूएसए का इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका। अब इसके अंदर अलग अलग देश हैं और कोशिश ये है कि जो अच्छा एक सप्लाई चेन यहाँ पे बनाया जा पाए, ताकि जो भी सिलिकॉन के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं, सिलिकॉन के ऊपर जो एक कंट्रोल है, वो ज़्यादा और बेहतर ढंग से यहाँ पे हो पाए। एंड इनफैक्ट यहाँ पर आपको याद होगा जब मैंने डिस्कशन किया था कि इसी साल फरवरी के मंथ में इंडिया भी यहाँ पे पैक्स सिलिका के साथ जुड़ गया है। तो इसके माध्यम से कोशिश यही है कि जो चाइना की डोमिनेंस है मिनरल प्रोसेसिंग में, रेयर अर्थ में, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, उस डोमिनेंस को एक तरह से काउंटर किया जा पाए। राइट, जो वल्नरेबिलिटी है कि सिर्फ एक ही प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है, उसको थोड़ा सा कम करने की यहाँ पे कोशिश है। तो अलग अलग देश यहाँ पे साथ मिलकर कोशिश यही कर रहे हैं कि साथ में मिलकर अच्छी कुछ को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा पाए, ताकि अलग अलग जो एप्लीकेशंस होती है ना उसके अंदर हम अच्छे से काम कर पाएँ। तो इसका भी जिक्र यहाँ पे हुआ जो इंडिया और यूएसए के बीच में, रेयर अर्थ के बीच में यहाँ पे एक डील देखने को मिली। बाकी दोस्तों, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं क्वाड कंट्रीज़ के, उनके बीच में जब डिस्कशन हुआ तो उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात करी गई। अब आज के समय आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो साथ में बैठकर मैरीटाइम सर्वेलेंस को और इम्प्रूव करें। बेसिकली चारों देशों ने बोला है कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उसको हम यहाँ पे और बेहतर करेंगे, सर्वेलेंस को और बेहतर करेंगे, ताकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो यहाँ पर बनी रहे। क्योंकि देखो, एक तो हॉर्मुज का क्राइसिस तो है ही है, बट एट द सेम टाइम हमें जो साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक का रीजन है, वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो सभी एरियाज के अंदर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, ठीक है ना। तो इसी वजह से भारत और मतलब बाकी जो हमारे क्वाड देश हैं, इन सब ने मिलकर यहाँ पर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सबसे पहले इसका आप मीनिंग समझो कि व्हाट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मान लो एक कोई पेशेंट है, ठीक है, अब उसका कहीं पर इलाज चल रहा था, मान लो लेट्स से पंजाब में उसका इलाज चल रहा था किसी एरिया में। अब हो सकता है ना यार उसको आगे इलाज के लिए कहीं और जाना पड़े, या फिर कहीं और वो उसका ट्रांसफ़र हो जाए, या कहीं और वो रहने लग जाए, लेट्स से वो आगे जाके महाराष्ट्र में रहने लग गया। अब होता पता क्या है, इस बंदे की कोई बीमारी थी मान लो, तो उसको सारे के सारे अपने हेल्थ रिकॉर्ड साथ में लेके जाने पड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा लोगों के पास फाइल होती है, उसमें होता है कि अच्छा एक्सरे ये हुआ, टेस्ट रिपोर्ट ये थी, है ना, समरी ये थी, प्रिस्क्रिप्शन ये करा गया। अब बहुत मुश्किल हो जाती है, दिक्कत आती है इस चीज़ के अंदर कि हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ रहा है अपना।
और नए वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि पिछले वाले डॉक्टर ने क्या क्या इलाज किया था, ऐसे ऐसे था, सारी चीजें। बट इसी चीज को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम लाए थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके माध्यम से ना जो लोगों की एक हेल्थ आईडी है, जिसको हम लोग आभा बोलते हैं, आभा, एक आभा आईडी जो है वो यहाँ पे बन जाती है। उसी आईडी के अंदर आपके सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर हो जाते हैं। मतलब बस आपको वो आईडी पता होनी चाहिए, उसके अंदर सब होगा कि पुराने डॉक्टर ने क्या क्या इलाज किया, क्या क्या टेस्ट हुए, क्या क्या टेस्ट का रिजल्ट आया, क्या समरी थी उस चीज की, हर एक चीज। कल को आपको कहीं भी अपना डॉक्टर बदलना है, अस्पताल बदलना है, अपना शहर बदलना है, कोई रिकॉर्ड कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं। बस आभा आईडी के अंदर हर एक चीज यहाँ पे स्टोर है। कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आराम से देख पाओगे। ये सारी चीजें थी। तो इसीलिए 2021 सितंबर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हमने यहाँ पे लॉन्च किया, राइट। इसके माध्यम से आप अपनी मर्जी से, जो सिटीजन चाहता है वो अपनी मर्जी से इसको क्रिएट करवा सकता है, कंपलसरी नहीं है इसको करवाना। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और ये कंसेंट बेस्ड, आपसे वॉलेंट्री है, ये कंसेंट मांगा जाएगा आपका। अगर कंसेंट है तो आपका ये आईडी वगैरह जो है यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। तो इस तरह से एक 14 डिजिट की एक डिजिटल हेल्थ आईडी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है ना। कंसेंट बेस्ड जैसे मैंने आपको बताया। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर हैं, वो इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर डेटा जो है यहाँ पे मेंटेन रहे। प्लस यहाँ पर इसमें एक रजिस्ट्री भी है कि कौन से डॉक्टर्स वेरीफाइड हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस वेरीफाइड हैं, उनका एक प्रॉपर डेटा बेस भी यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत यहाँ पे आपका स्टोर कर लिया जाता है। एक प्रॉपर डेटा जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमें क्लियर हुई कि व्हाट इज दिस मिशन। अब हुआ पता क्या है, देखो ये मिशन 2021 में स्टार्ट हुआ था। अब जाकर यहाँ पर भारत देश के अंदर 100 करोड़ आभा जो आईडीज है ना, वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। 100 करोड़, विच इज अ वेरी बिग नंबर, राइट। कि मतलब देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आभा हेल्थ रिकॉर्ड्स के साथ यहाँ पे आपका लिंक हो चुका है। तो और इसमें मेन जो रोल था वो दरअसल में उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोग यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे लिंक्ड है। बाकी आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात ने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई है। एंड जो लिंकिंग है वो डबल हो चुकी है पिछले 15 महीने के अंदर। जैसे फरवरी 2025 में केवल ये 50 करोड़ थी, अब जाके ये 100 करोड़ का आंकड़े को यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। तो हर 2-3 महीने में ना लगभग 5 करोड़ 10 करोड़ के आसपास नए नए रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर लिंक होते रहते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो हम भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को या हेल्थ केयर सिस्टम को काफ़ी डिजिटाइज कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। एंड इनफैक्ट ना आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे जोड़े गए हैं, आपके सरकारी प्लेटफॉर्म भी और आपके प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सबने कोविन का नाम सुना है। कोविन क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो एक्चुअली आपकी जब कोविड-19 वैक्सीनेशन होती थी तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, शेड्यूलिंग करवाना, सर्टिफिकेशन मिलना, वो सारा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से था। तो वो भी यहाँ पे लिंक्ड है इसके साथ। उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है ना, आपको साथ डिस्कस किया ऑलरेडी। फिर इसके अलावा आपका ई हॉस्पिटल, ये एक्चुअली पेशेंट को मदद करता है कि हॉस्पिटल की अलग अलग सुविधाएं, जैसे आपको ऑनलाइन अपने फ़ोन के ऊपर लैब रिपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन बिलिंग चाहिए, आपको किसी डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, तो ई हॉस्पिटल के माध्यम से आप आराम से ले सकते हो। फिर ई सुश्रुत, ठीक है, ये दरअसल में हॉस्पिटल्स इस्तेमाल करते हैं इसको। हॉस्पिटल्स को करना होता है ना अपने आप को प्रॉपर मैनेज, हॉस्पिटल्स को देखना होता है कि कैसे कितना कितना डेटा है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, लेबोरेटरी मैनेज हो रही है या नहीं हो रही। तो पूरा का पूरा चीज़ों को मैनेज करना, मेडिसिन कितनी है कितनी नहीं है, वो हर एक चीज़ डेटाबेस जो है या चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ई सुश्रुत है। ये सारे अलग अलग प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर इंटीग्रेट हो चुके हैं। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा आपको मिशन देखने को मिल जाएगा। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है सीबीएसई डिजिटल इवेल्युएशन सिस्टम। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो एक चीज़ आप समझना कि अभी तक कैसे होता था। जैसे मान लो आपने एक पेपर दिया, तो पेपर खत्म होने के बाद आपका जो शीट है वो आपके एग्जामिनर वहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं। फिर आगे जाके ये शीट्स कहीं जाती हैं जहाँ पर चेकर होता है उसके पास, वो चेकर वहाँ पे उन शीट्स को चेक करता है और आपको मार्क्स दे देता है। नॉर्मली ऐसे ही होता था, पर अब यहाँ पर सिस्टम बदल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास आ चुका है ऑसम सिस्टम।
ऑसम मतलब OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। अब इसके माध्यम से क्या होगा सर, ऑन स्क्रीन मार्किंग से देखो अपना पता क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ चीजें तो सेम रहेंगी कि बच्चे ने पेपर दिया, पेपर शीट जो है एग्जामिनर ने कलेक्ट कर दी, पर उसके बाद फिर जो शीट है वो फिजिकल फॉर्म में चेकर के पास नहीं जाएगी। तो क्या होगा, ये जो शीट है ना एक जगह पे अपलोड कर दी जाएगी, एक सिस्टम में अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो टीचर बैठा हुआ है ना, ये ऑनलाइन ही यहाँ पर इस शीट को देख पाएगा एंड उस बेसिस के ऊपर नंबर दे देगा। समझ पाए? तो इस पर्सन के पास जो चेक कर रहा है आपके पेपर को, इसके पास कभी आपकी फिजिकल कॉपी आई ही नहीं। ये डायरेक्टली ऑनलाइन इसके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपकी कॉपी जैसे कह लो ना स्कैन होके पहुंच जाएगी उसके पास, वो अकॉर्डिंगली वहां पे आपको नंबर नंबर दे देगा। तो ये मैकेनिज्म है OSM का। हाई क्वालिटी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आपकी फिजिकल शीट्स यहाँ पे स्कैन हो जाती हैं, एक पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी, टीचर अपना लॉगिन करेगा, आराम से देख पाएगा कि मेरे सामने किसकी कॉपी है एंड अकॉर्डिंगली उसको नंबर दे देगा। एंड एक्चुअली ना नंबर मतलब ये क्वेश्चन वाइज देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार पता क्या होता था, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले पता क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि मान लो 4 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिले, दूसरे में 3 मिले, चौथे में 4 मिले और तीसरे में 4 मिले, चौथे में 2। तो कई बार जो टीचर चेक करते थे ना टोटल गलती कर देते थे कि अच्छा 5 3 8 4 11 तो 13 आना चाहिए था ना, पर मान लो गलती से 12 हो गया। तो ऐसे टोटलिंग गलतियां होती थी क्योंकि ये सारा काम मैन्युअली होता था। पर OSM सिस्टम के अंदर देखो आपको बस क्वेश्चन के नंबर देने हैं, टोटल करने की जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं। वो पोर्टल के अंदर सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि आपने हर एक क्वेश्चन का नंबर बता दिया, कितने कितने मार्क्स हैं हर क्वेश्चन में, आप टोटल कर ही नहीं पाओगे, टोटल अपने आप सिस्टम कर लेगा। तो इसका फायदा पता क्या है कि आपकी इवेल्युएशन अब एरर फ्री होगी। अभी तक देखने को मिलता था काफी सारे जो टीचर्स चेक करते थे ना पेपर को, उनकी टोटलिंग में गलतियां हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम अब सिमिलर तरह का इवेल्युएशन होगा रीजन्स में। देखो मेरा समझ लो इस बात को, पहले पता क्या था कि मान लो एक पंजाब के बच्चे ने पेपर दिया, तो शायद उसकी जो शीट है वो कोई पंजाब का ही टीचर चेक कर रहा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई देखो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा देश इंटीग्रेट हो चुका है इस सिस्टम के माध्यम से। अब देखो सिंपल क्या करना है, आपने एक शीट ऑनलाइन स्कैन करनी है एंड उसको पोर्टल पे चढ़ा देना है, यही तो करना है। अब वो पोर्टल वाली शीट किसको दिखेगी? हो सकता है ये पंजाब के बच्चे ने पेपर दिखा और इसकी शीट चेक कर रहा है कोई केरला का टीचर, क्योंकि ऑनलाइन ही तो है सारा सिस्टम, तो कहीं पर भी बैठा हुआ बंदा किसी बंदे की पेपर शीट चेक कर सकता है। तो ये जो पहले ऐसा लगता था कि रीजनल बायस है, कि कुछ लोग क्या होता क्या करते थे टीचर की, यार ये मेरे रीजन का बंदा है, मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे पास भी ये दिल्ली वाली शीट ही आई है, मैं इसको बढ़िया नंबर देता हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि किस बच्चे का पेपर था किसका नहीं था, वो सारी चीजें साइड हो जाएंगी, मतलब कोई रीजनल बायस यहाँ पे रहेगा ही नहीं, असेसमेंट अच्छे ढंग से हो पाएगी और इससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। समझे मेरी बात को? तो ये कुछ फायदे हैं ऑसम सिस्टम के। देखो सिस्टम का नाम भी ऑसम है और लग भी ऑसम रहा है। तो अभी पता क्या हुआ कि 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पर ऑसम सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, पर इसका बहुत हैवी क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इसके कारण पता क्या है? कारण ये है कि इसमें इतनी गलतियां, इतने ग्लिचेस देखने को मिले इस बार कि बच्चों ने तो बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स करी। कैसे? देखो कई बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे नंबर तो 95 नंबर आएंगे, पर जब उनके नंबर आए, उनके नंबर आए 40। पॉइंट आता है ऐसा क्यों? ऐसा पता क्या हो गया, ये जो स्कैनिंग वैनिंग हुई है इसके अंदर गड़बड़ियां होगी। बहुत बच्चों ने री एवेल्यूशन डाली कि भाई मेरा पेपर आप दोबारा इवेल्युएट करके देखो, मुझे लगता है मैंने नंबर गलत दे दिया आपने। जब उनको री एवेल्युएट किया गया तो देखा ऐसा गया कि पेपर अंकित का होना चाहिए क्योंकि अंकित ने री एवेल्युएशन डाली, पर जो इवेल्युएट होके नंबर आए वो किसी दूसरे इंसान, लेट से नारायण के आए। तो कहने का मतलब जिस बच्चे की कॉपी है उस बच्चे की जगह पे ऊपर किसी और ही बच्चे के मार्क्स चढ़े हुए हैं। समझ पा रहे हो? बच्चों को जब कॉपी दिखाई गई कि ठीक है भाई आपने रीवैल्यूएशन मांगी है, ये रही आपकी कॉपी, इतने इतने नंबर आए हैं, वो बोला भाई मेरी कॉपी है ही नहीं, मेरा नाम अंकित है, आप मुझे नारायण की कॉपी दिखाए जा रहे हो। अंकित के नंबर आए थे 95, नारायण के नंबर आए थे 40। तो अंकित की जब शीट आई तो उसमें 40 लिखा हुआ है, जबकि अंकित की वो कॉपी है ही नहीं। अब ये पता नहीं कैसी गड़बड़ी है इस सिस्टम के अंदर, या स्कैनिंग के अंदर गड़बड़ कर दी है, किसी को किसी और की आंसर शीट मिले जा रही है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेजेस ही ब्लर है। अब देखो स्कैनिंग के अंदर अगर आपने फोटो ढंग से नहीं उसकी अपलोड हुई उस आंसर की, मतलब आपने जो आंसर लिखा था, तो कहाँ से टीचर एवेलुएट करेगा उसको?
फिजिकल कॉपी तो दिख जाएगी क्या लिखा हुआ है, जब स्कैनिंग के अंदर अगर आधी अधूरी फोटो जाएगी, कोई आधे पेजेस ही जाएंगे, 15 पेजेस के आपने आंसर लिखे थे, आपके जो पोर्टल में आए वो 10 पेजेस ही आए, आधी अधूरी पिक्चर्स आएंगी, तो क्या आपके नंबर कम नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। फिर भाई इस पोर्टल के माध्यम से आप री इवैल्यूएशन के लिए पेमेंट करते हो। अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि 2 बार पैसे कट गए, 4 बार पैसे कट गए, 10 बार पैसे कट गए, कई बार थोड़े से पैसे कटते हैं, कई बार पैसे कटते ही नहीं है, कई बार ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है, तो मतलब रीवैल्यूएशन ना हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया। फिर क्लास 12वीं की परसेंटेज बहुत कम होगी, और इसका कारण एक्चुअली ओएसएम सिस्टम को बोला जा रहा है कि भाई आपका सिस्टम में इतने सारे ग्लिचेस है ना कि बच्चों के मार्क्स ज्यादा बनने चाहिए थे, बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं, जिनके मार्क्स 50 बनने चाहिए थे वो पता नहीं कैसी चेकिंग हो रही है, पता नहीं आधी अधूरी कॉपीज अपलोड हो रही हैं, क्या हो रहा है, उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं। 90% से ऊपर लाने वाले जो बच्चे हैं वो केवल मतलब वो उनकी जो परसेंटेज है वो 16% कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। देखो टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, बट जब तक टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है ना तब तक बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। तो ये कुछ बातें थी ओएसएम सिस्टम के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है पद्मा अवार्ड्स 2026। सबसे पहले मैं आपको पद्मा अवार्ड्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना पद्मा अवार्ड्स की, देखो देश भर के अंदर जो सबसे हाईएस्ट विलेन अवार्ड है वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बाद आपके जो हाईएस्ट विलेन अवार्ड्स आते हैं वो आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड आपके पद्मश्री। पद्म विभूषण जो होते हैं आपने बहुत ही शानदार सर्विस करी हो, पद्म भूषण में आपकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, और पद्मश्री में किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपकी डिस्टिंग्विश सर्विस है तो वहां पर आपको ये अवार्ड मिल सकता है। अब ये रिपब्लिक डे की ईव के ऊपर यहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं। 1954 के अंदर यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट किए गए थे एंड ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा एट द राष्ट्रपति भवन। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड कवर होती है? इसमें देखो बहुत सारी फील्ड, जैसे आपका आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर, सोशल वर्क, ये सारी फील्ड्स इसमें आपको एलिजिबल हैं, तो इनके लिए आपको यहाँ पे अवार्ड मिल सकता है। तो कोई भी इंसान हो, किसी भी रेस का, किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी पोजीशन का, किसी भी जेंडर का, वो सब एलिजिबल हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर्स है, वो भी एलिजिबल हैं, एंड किसी पर्सन की डेथ के बाद भी उसको ये जो अवार्ड है वो दिया जा सकता है। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, एक ऑफिशियल सेरेमनी हुई जिसका नाम होता है सिविल इन्वेस्टचर सेरेमनी। ये सेरेमनी के अंदर जो राष्ट्रपति है यहाँ पर अवार्ड देते हैं। अभी ये सेरेमनी हुई एंड इस सेरेमनी के अंतर्गत जो इस बार के पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, पद्मश्री थे, उनको यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो वैसे तो जो अवार्ड्स थे वो 113 पद्मश्री मिले, 13 पद्म भूषण मिले, 5 पद्म विभूषण मिले। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि अगर आपको कल को मेंस में कुछ लिखना हो तो भी आप लिख पाओ एंड थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिले। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने जो धर्मेंद्र एक्टर थे उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है, तो उनको यहाँ पर आर्ट की फील्ड के अंदर ये जो अवार्ड है पद्म विभूषण मिला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो वायलिन के लिए जो बहुत ही एक एक्सपर्ट हैं एन राजम जी, जिन्होंने गायकी अंग स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक को पाइनियर किया था, उनको मिला है। दरअसल में उन्होंने ना वायलिन से इंसान की वोकल म्यूजिक जो है उसको इमिटेट किया था, तो उसी वजह से उनको सिंगिंग वायलिन का नाम भी यहाँ पे बोला जाता है, तो इनको भी यहाँ पे पद्म विभूषण मिला। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो पद्म भूषण की, तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी दरअसल में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड इन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर के तौर के ऊपर भी काम किया था, तो काफ़ी अच्छी पब्लिक अफेयर्स के अंदर इनकी जो सर्विस थी बहुत इंपॉर्टेंट रही। फिर उदय कोटक जी की बात करें, ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं और भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर आर गणेश जी, ये दरअसल में एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट काम ये किया कि एक्चुअली ये जो आपकी सॉरी डॉक्टर ये हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी जो है ना, ये दरअसल में एक डॉक्टर हैं एंड इन्होंने डाइजेस्टिव डिजीज केयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। एंड डॉक्टर आर गणेश की अगर मैं बात करूं, ये दरअसल में आर्ट फॉर्म जो आपकी होती है ना, इंडियन लिटरेरी इंटेलेक्चुअल आर्ट फॉर्म, उसके अंदर इन्होंने बहुत काम किया अवधाना करके, एंड संस्कृत और कन्नड़ा के लिए भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा। तो ये पद्म विभूषण के कुछ इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट्स हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पद्मश्री की, तो उसमें हरमनप्रीत कौर जो कि वुमेन टीम में हमारी क्रिकेट टीम की पार्ट थी, तो उनका रोल के लिए। फिर तगा राम भील जी, इनको यहाँ पे राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के फोक म्यूजिक को प्रिजर्व करने का श्रेय जाता है। फिर रातीलाल मोहनलाल बुराई सागर जी, ये गुजराती राइटर हैं, ठीक है, इन्होंने भी गुजराती लिटरेचर
ह्यूमर सटायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपका स्वामी ब्रह्मदेव जी, ठीक है, इन्होंने दरअसल में जो ऐसे लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको सुनने में या देखने में दिक्कत आती है, उनकी बेहतरी के लिए बहुत ही शानदार काम किया। सो दैट इज वाई ये सारे नाम आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता होना चाहिए। तो ये है पद्मा अवार्ड्स 2026। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है भव्य के बारे में। भव्य स्टैंड्स फॉर भारत औद्योगिक विकास योजना। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है औद्योगिक। औद्योगिक क्या होता है? इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। पर सवाल आता है कैसे? उसको आसान बनाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, या रदर आई शुड से उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं भव्य स्कीम की। क्या है ये? देखो पहले पता क्या होता था कि मान लो एक इन्वेस्टर है, वो अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उसको बहुत सारे काम देखने पड़ते थे कि भाई ज़मीन कहाँ पर है, मुझे बहुत सारे सरकार से क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बेहतर बनाना पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें आती थी, तो बहुत लंबा समय लग जाता था। तो हमने कहा भाई तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने भव्य पार्क बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? भव्य पार्क, ठीक है। यहाँ पर आपको शानदार इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाएगी, सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो हम यहाँ पर आपको देंगे। सवाल आता है कैसी फैसिलिटीज सर? अरे फैसिलिटीज में जैसे आपको बिजली चाहिए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, आपको पानी की आवश्यकता है, आपको क्लियरेंस चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, हर एक चीज़ हम आपको देंगे। आपको क्या करना है? आपको सीधा प्लग एंड प्ले करना है। क्या होता है प्लग एंड प्ले? प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि सारी चीज़ें रेडी हैं, ज़मीन आइडेंटिफाइड है, सड़कें बन चुकी हैं, पावर, ड्रेनेज, वाटर, टेस्टिंग लैब, वेयर हाउस सब बन चुका है, आप आओ सीधा जाके काम स्टार्ट करो। ये होता है आपका प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। तो दरअसल में भव्या यही एक स्कीम है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका पर्पस यही है कि बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, ताकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शानदार हो पाए, इसको हम यहाँ पे और स्ट्रेंथन कर पाएं। तो जैसे हमारे मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत है, पीएम गति शक्ति है, उन्हीं सब के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड जब हमने इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा तो डेफिनेटली विदेशों से भी आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो इससे भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे जनरेट होती हुई देखने को मिलेंगी। तो डीपीआईटी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, वो यहाँ पर इसकी नोडल अथॉरिटी है। और यहाँ पर जो एनआईसीडीसी है ना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो यहाँ पर इसके पूरे पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से यहाँ पे देखता रहेगा, गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे देगा। तो ये ध्यान रखना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 33,660 करोड़ का यहाँ पे इसके लिए बजट है। और बजट भी डिसाइड पता कैसे किया गया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ तक की यहाँ पे आपकी सपोर्ट जो है यहाँ पे दी जाएगी। इसमें से 25% जो खर्चा होगा वो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे हो सकता है, मान लो कनेक्टिविटी बेहतर करनी है बाहर वाले फ्रेट के साथ, तो वो सारी चीज़ें। तो बाकी ये जो स्कीम है इसके माध्यम से 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स हम यहाँ पे बनाएंगे 2026-27 से लेकर 2031-32 के बीच में। और चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन है, यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स होंगी वो यहाँ पे compete करेंगी, अपने अपने यहाँ पे वो प्रपोजल्स यहाँ पे आपके सामने सबमिट करेंगी। एंड एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के माध्यम से, सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह तो है ही है, बाकी आपकी टेस्टिंग लैब्स वगैरह जिसको हम वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एंड इनफैक्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कि जो लोग वहाँ पे काम करेंगे उनके लिए घर, उनके लिए हेल्थ केयर, उनके लिए स्किल सेंटर्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा एसपीवीज बनाकर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिनको कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे बनाया जाएगा, राइट। आखिरी चीज़ ये भी नोटिस कर लो कि इसके लिए ज़मीन जो चाहिए ना, वो कम से कम 100 एकड़ होनी चाहिए ऐसे एरियाज में, जो ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे हिली स्टेट्स नहीं है, और हिली या नॉर्थ ईस्टर्न या छोटी स्टेट्स के लिए 25 एकड़ कम से कम यहाँ पे ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम अलाउंस कितनी है? 1000 एकड़ तक की। बाकी इसको बाकी और स्कीम जैसे आपका पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, जिसके माध्यम से हम बहुत देश में शानदार सड़कें बना रहे हैं, नॉट इवन सड़कें, आपके एयरवेज, वाटरवेज, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो दैट इज़ वाई भव्य स्कीम्स कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा
आई टू आई कनेक्ट। सबसे पहले तो ये वर्ड समझो, आई टू आई। आई का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो पहले आई का मतलब है यहाँ पे इनोवेटर, इनोवेटर, और दूसरे आई का मतलब क्या है? इंडस्ट्री। ये क्या बोल रहा है? इनोवेटर टू इंडस्ट्री कनेक्ट। क्या मतलब है इस वर्ड का, इनोवेटर टू इंडस्ट्री? देखो इनोवेटर कौन होता है? एक रिसर्चर होता है, वो कुछ इनोवेट करता है, वो अपनी कोई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। पर क्या सिर्फ इनोवेशन काफी है? ना। जब तक इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई खास फायदा नहीं है। बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन, डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनोवेटर टू इंडस्ट्री कनेक्ट कर रहे हैं। पर किस चीज की? देखो यहाँ पर बात हो रही है आपकी मेडिकल इनोवेशन की। पॉइंट पता क्या है? हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, जो भी हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर इनोवेशन हो रहा है, जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उनको हम इंडस्ट्री पार्टनर के साथ कनेक्ट करें और यहाँ पर उनकी मदद करी जा पाए। किस तरह की मदद? देखो मान लो किसी ने, रिसर्चर ने काम कर लिया, कोई टेक्नोलॉजी बना ली। अब ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ना, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा, ये इनको मदद करेगा उसके रिगार्डिंग पेटेंट दिलवाने के अंदर, पेटेंट फाइलिंग के अंदर पूरी की पूरी जो सपोर्ट है वो दी जाएगी। टेक्नोलॉजी लिस्ट होगी, ठीक है। अब आगे जाके इंडस्ट्री इस चीज को देखेगी, वो उसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर करेगी। तो यहाँ पर जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, आईसीएमआर, वो इसकी लाइसेंसिंग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, हर एक चीज के अंदर मदद कर देगा। फिर इंडस्ट्री उसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाएगी। अब उससे क्या होगा? उससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही शानदार हो पाएगा। तो ये पर्पस है कि भारत सिर्फ इनोवेशन के अंदर जो पिछड़ रहा है ना, उसको हम बेहतर बनाएं, पेटेंट के अंदर मदद करें, टेक्नोलॉजी बनवाने के अंदर मदद करें, और आगे इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे उनके साथ मिलकर उस चीज को बहुत बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पर लेकर जाएं। तो एक तरह से एक प्रॉपर बायोमेडिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो आईसीएमआर इस तरह से इंस्टीट्यूट्स को, साइंटिस्ट को साथ में लेकर आ रहा है, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को साथ में लेकर आ रहा है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को, ताकि ये इनोवेशन को हम इंडस्ट्री तक यहाँ पे पहुंचा पाएं। तो जो एक गैप था ना रिसर्च और इंडस्ट्रीज के बीच में, उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है। बाकी आपके पेटेंट्स में हेल्प करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको यहाँ पे फास्टन अप करेंगे उस प्रोसीजर को, ठीक है ना, कमर्शियलाइजेशन चीज़ों का होगा, तो डेफिनेटली इसका फायदा ही देखने को मिलता है। बाकी साथ साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, कि मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे कि मेजर हमारा फोकस रहेगा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के रिगार्डिंग, जैसे आपका टाइफाइड, पैराटाइफाइड, टीबी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, एमपॉक्स, कनगनूर फॉरेस्ट डिजीज, चांदीपुरा वायरस, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत सारे काम चल रहे हैं। चाहे आपके वैक्सीन के रिगार्डिंग हो, आपकी मेडिकेशन के रिगार्डिंग हो, थेरेपेटिक्स के रिगार्डिंग हो, डायग्नोस्टिक के रिगार्डिंग हो, वो हर एक चीज़ हम चाहते हैं कि उसको बड़े स्केल के ऊपर लेकर जाएं, एंड उसमें यहाँ पे हेल्प करेगा, इनोवेशन इकोसिस्टम यहाँ पे बेहतर बनेगा। एंड आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट भी निकाली है, इंडियन बायोमेडिकल पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट एंड आपका टेक्नोलॉजी कंपेंडियम, ताकि भारत का ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा शानदार यहाँ पे बन पाए। तो इससे हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे अपने हेल्थ केयर के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी, और भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर के ऊपर जाना जाएगा इन केस ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था साइप्रस के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना साइप्रस की, तो मैंने बताया था कि साइप्रस नेटो का मेंबर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इसके सेक्रेटरी तो भारत के अंदर ही है, आपके जो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर आपको इसके सेक्रेटरीट देखने को मिल जाएंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें AIIB, देखो डेफिनेटली इसके 100 से ज्यादा ऊपर मेंबर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।